टेस्टर्स और डीकेंट्स क्या होते हैं, क्या परफ्यूम एक्सपायर होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। मुझे कमेंट सेक्शन में अक्सर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब दे पाऊँ। ये भी है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, परफ्यूमर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई फॉर्मली पढ़ाई पढ़ी है परफ्यूम के बारे में। तो ये जो भी जवाब होंगे मेरे 5 से 6 साल के परफ्यूम से रिलेटेड एक्सपीरियंस से होंगे। तो आपको लगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन अगर सही नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे सुधार सकते हैं। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना चाहूँगा। ये भी है कि मैं सभी टाइम कोड्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो सभी सवाल वहाँ पे हैं, आप चुन सकते हैं। अगर आपको सीधे जाना है उस सवाल पे तो आप जा सकते हैं। और अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। अक्सर ये पूछा जाता है कि परफ्यूम या कोलोन का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से खाना, स्वाद या म्यूज़िक की एक जगह होती है हमारी ज़िंदगी में, उसी तरीके से खुशबू भी हमारे मेमोरी में एक पैकेट बना लेता है। तो अगर आप सोचें कि बचपन में जो घर का खाना होता है, माँ के हाथ का खाना होता है, वो हमेशा एक ख़ास क्यों होता है। उसी तरीके से एक म्यूज़िक होता है। बचपन में कभी आप कुछ सुनते हैं, कोई गाना अगर सुना है आपने, और बाद में वही कुछ वैसी ही सिमिलर म्यूज़िक है, वही गाना सुनते हैं, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। नॉस्टैल्जिया कहते हैं। उसी तरीके से खुशबू के साथ भी सेम चीज़ है कि अगर कोई ओकेजन है, कोई शादी है, कहीं ट्रैवल पे आप जा रहे हैं और सिमिलर कोई एक परफ्यूम आपने इस्तेमाल किया है उस दौरान, तो जब भी ज़िंदगी में आगे चल के हम उस खुशबू को महसूस करेंगे तो हमको वो यादें इमोशनली फील हमें कराता है वो। और ऑफ कोर्स कोई चीज़ अगर हमारी यादों से जुड़ जाए तो वो हमें अच्छा महसूस कराती हैं, इमोशनल फील कराती हैं, कभी कोई रुलाती हैं, हंसाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुशबू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी। क्या परफ्यूम एक्सपायर होते हैं? बेशक होते हैं। परफ्यूम एक प्रोडक्ट ही है, लेकिन काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे रख रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं। अगर ढंग से अच्छे से रखा जाए परफ्यूम को, तो एक परफ्यूम अपने एक्सपायरेशन से काफ़ी लंबे वक्त तक टिक सकता है। अगर कोई सील्ड बॉटल है जिसको खोला ना गया हो, तो वो 35 से 40 साल तक आराम से टिक सकता है। और इवन अगर कोई बॉटल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको अच्छे से स्टोर करेंगे तो उसको आप सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। परफ्यूम्स को स्टोर कैसे करें? परफ्यूम्स में स्पिरिट और अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इवोपरेशन, क्योंकि अल्कोहल है, उड़ सकता है, उसको एलिमिनेट करें। तो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? हम किसी अंधेरे जगह पे, जहाँ पे सनलाइट, सूरज की किरणें डायरेक्टली आपके बॉटल पे ना पड़ रही हो, और रेगुलेटेड टेम्परेचर, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स को ब्रेक होने से भी बचाना है। तो इसको बिस्तर के नीचे रख सकते हैं, किसी ताबूत में रख सकते हैं, वार्डरोब में रख सकते हैं। और ये भी है कि इवोपरेशन इवन बॉटल में भी हो सकती है। तो जब आप बॉटल खोलते हैं तो ये है कि अगर जितना भी उसमें एयर होगा बॉटल में, तो वो इवोपरेट होना अपने से शुरू हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप उसके कैप को अच्छे से सील करें। और ये भी है कि अगर बिना कैप के है तो आप देखिए, अगर आप कोई लूज़ कैप आपको मिल जाए, कोई एक्स्ट्रा कैप है, तो आप लगा दें। मैं पर्सनली अपने सभी परफ्यूम्स अपने बेसमेंट में स्टोर करता हूँ, और ऐसे कमरे में स्टोर करता हूँ जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है डायरेक्टली, और अक्सर अंधेरा रहता है। मैं लाइट का इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे परफ्यूम इस्तेमाल करना है। और ये भी है कि बॉटल अगर डार्क है तो बेहतर होता है परफ्यूम के लिए, अगर उसको कंपेयर करें आप किसी बॉटल जो कि ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि लाइट इट्सेल्फ बॉटल में नहीं जा पा रही है। तो स्टोरेज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें, अगर कलेक्शन है तो हम ध्यान दे सकते हैं। नोट्स क्या होते हैं, और टॉप नोट, हार्ट नोट और बेस नोट क्या होते हैं? देखिए, ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहली बात तो नेचुरल या सिंथेटिक हो सकते हैं। और ये भी है कि जो टॉप नोट होता है वो अक्सर ऐसा होता है, सिट्रसी होता है, जो ओपनिंग में आपको महसूस हो। और टॉप नोट सबसे कम टिकता है, लगभग 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे तक रहेगा। उसके बाद हार्ट नोट आ जाता है, जो अक्सर ऐसा होता है कुछ ज़्यादा देर तक टिके, लगभग 3 से 4 घंटे तक टिक सकता है हार्ट नोट। उसके बाद जो बेस नोट होता है वो उसको सबसे ज़्यादा लॉन्जिविटी देता है किसी भी परफ्यूम को, और वो अक्सर मिल जाता है मिडिल नोट से, हार्ट नोट से। तो जो सबसे ज़्यादा देर तक किसी परफ्यूम में आपको खुशबू आएगी वो अक्सर होता है कॉम्बिनेशन हार्ट नोट का और बेस नोट का। और ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बेस नोट में अक्सर गाढ़ी चीज़ें, थिक चीज़ें, मस्की खुशबू का इस्तेमाल होता है। वो चाहे किसी, अगर पचूली भी है, वुड है, ऊद है, ऐसी चीज़ों का। वैसे ये परफ्यूम
मेकर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर पचूली ऐसी चीज़ है, हर्बेशियस है, हरी चीज़ है, तो उसका मिडिल नोट में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरीके से फ्लोरल जो चीज़ हैं, सिट्रसी जो चीज़ हैं, अक्सर वो टॉप नोट में होती हैं। तो एक तरीके से ये एक पिरामिड की तरह होता है, टॉप नोट, हार्ट नोट, बेस नोट। मेरे पास कितने परफ्यूम होने चाहिए? सच कहूँ तो एक भी नहीं। अगर प्रॉपर हाइजीन को फॉलो किया जाए तो परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है, एक डिओड्रेंट स्टिक या फिर डीओ से भी काम चल सकता है। मुझे याद है मेरे दादाजी के पास एक भी परफ्यूम नहीं था, लेकिन वो डेली नहाते थे तो उनको ज़रूरत नहीं थी। और परफ्यूम के बारे में बोला जाए तो ये एक शौक़ है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं, बजट लिमिटेड है, तो आप एक ऑल वेदर परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं उसे। या फिर आप चाहें तो डिफरेंट मौसम के लिए, ठंडी के लिए, गर्मी के लिए, और एक बारिश या फिर फॉल के दौरान आप 3 परफ्यूम रख सकते हैं। या फिर अगर और चाहते हैं कि डेट या इवनिंग टाइम के लिए, तो वैसे मूड चेंज के लिए भी आप रख सकते हैं। थोड़ा ऐसा कि डिफरेंट लिस्ट मैं बनाता रहता हूँ कि जॉब इंटरव्यू या फिर इवनिंग टाइम या फिर डेट के लिए, तो सोचा जा सकता है। सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए भी आप कोई परफ्यूम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से एक सब्जेक्टिव मैटर है। इसमें कोई ये नहीं बता सकता कि आपको कितने परफ्यूम ज़रूरत हैं या फिर कितने परफ्यूम आपको ख़रीदने चाहिए। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक डिओड्रेंट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन चाहें तो काफ़ी परफ्यूम कलेक्शन भी बना सकते हैं। लेकिन वो इंटायरली आप पे डिपेंड करता है। क्या मैं किसी परफ्यूम के परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता हूँ? हाँ, समझ के, परफ्यूम को समझ के, टेम्परेचर को समझ के, और अपनी स्किन केमिस्ट्री को समझ के। देखिए, कोई भी परफ्यूम एक ड्राई स्किन पे सबसे कम परफॉर्म करता है। तो अगर आप परफ्यूम लगाने से पहले अगर आपको पता है कि आपकी ड्राई स्किन है, तो आप मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, लोशन लगा सकते हैं कम फ्रेग्रेंस वाला, कोई वैसलीन जैसा कुछ लगा सकते हैं, पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन परफ्यूम को ऑब्जर्व कर लेती है। टेम्परेचर को भी समझना ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ड्राई गर्मी, सूखी गर्मी पड़ती है, तो ज़रूर अपने आप स्किन को मॉइस्चराइज़ करके अप्लाई करें परफ्यूम को। कपड़ों पे अप्लाई करें परफ्यूम को, क्योंकि फैब्रिक ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ देर तक परफ्यूम की खुशबू को कोशिश करता है रिटेन करने की। और ये भी है कि आप परफ्यूम ऐसा चुनें जिसका ऑलरेडी परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो आप थोड़ा देर तक उसको एंजॉय कर पाएंगे। टेस्टर्स, डीकेंट्स और सैम्पल्स क्या होते हैं? हर कंपनी टेस्टर्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टेस्ट करने के लिए। जब भी आप किसी रिटेल स्टोर जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कि वहाँ पे स्प्रे करने के लिए कुछ बॉटल्स होती हैं। तो वो जो बॉटल होती है वो टेस्टर्स होते हैं, और अक्सर टेस्टर पे इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। अब जैसे ये देखें, एक्वा दी जियो का जो प्रोफूमो है, इसके पीछे नोट्स लिखे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो टेस्टर्स होते हैं उस पर इन्फॉर्मेशन होता है। आप चाहे इस पर भी देख लें, जो स्ट्रॉगर विथ यू इंटेंसली मेरे पास है, इसके भी साइड में आपको नोट्स दिखेंगे। और टेस्टर्स आप कैसे ख़रीद सकते हैं? बहुत से ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो लीगली इन कंपनीज से टेस्टर्स खरीद लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रिटेल स्टोर में वो बदलते हैं टेस्टर्स को, कभी इस्तेमाल नहीं हुआ या फिर ऐसा कि निकालना चाहते हैं तो वो बेच देते हैं कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स को। तो वहाँ से आप टेस्टर्स खरीद सकते हैं। अब डीकेंट्स क्या होते हैं? डीकेंट्स कोई भी चीज़ जो छोटा, एक 5 ml या 10 ml का कोई बॉटल हो आपके पास, स्प्रेयर, उसको डीकेंट्स कहते हैं। इसको आप खुद से भी बना सकते हैं या फिर आप किसी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। कई वेबसाइट्स भी डीकेंट्स बेचते हैं। और सैम्पल्स क्या होते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी सैम्पलिंग के लिए नन्ही बॉटल बनाती हैं, 1, 1.5 या 2 ml का। तो अगर आप देखें, ये मैंसेरा का रोज़वनी है या फिर ये निशानी का छोटा मेरे पास है। मेरे पास लगभग 150-200 सैम्पल्स होंगे। और ये कैसे मिलते हैं? अगर आप कभी रिटेल स्टोर जाएं तो वहाँ पे अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो वो आपको दे देते हैं ऐसे फ्री में इस्तेमाल के लिए। या फिर अगर आप ऐसे भी गए हैं तो आपको सैम्पलिंग के लिए दे सकते हैं। और कुछ वेबसाइट्स भी बेचती हैं तो आप खरीद सकते हैं। ये अक्सर इसलिए होते हैं कि अगर आप कुछ ने सैम्पलिंग, आपने सैम्पल किया, पसंद आया, तो आगे चल के आप वो परफ्यूम खरीद सकते हैं। कंपनीज इसीलिए इनको बनाती हैं। ईडीटी, ईडीपी और पार्फूम में फ़र्क क्या होता है? देखिए, ये सभी कॉन्सेंट्रेशंस हैं, ये फॉर्मुलेशंस हैं। इनसे ज़्यादा भी होते हैं। ओ फ्रेश है, क्लोन है, ईडीटी है, ईडीपी है, पार्फूम है, एक्सट्रे दे पार्फूम भी है। अगर मैं जल्दी एग्जांपल देना हो आपको तो ये देखिए, क्लोन में आपको एग्जांपल है। ये सभी में क्या होता है कि इनमें परसेंटेज होता है जो परफ्यूम का, उस पर ये डिपेंड करता है। एक लोशन, बॉडी लोशन है, उसमें भी परफ्यूम का थोड़ा सा रेशियो होता है, 1 से 2%। क्लोन में लगभग 2 से 4% होगा। उसी तरीके से अगर ईडीटी देखें तो ये जो वैलेंटिनो ऊमो है, ये ईडीटी है। ईडीटी में लगभग 5 से 10% तक परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। इसी तरीके से ऑ द पार्फूम अगर आप देखें तो इसी का जो इंटेंस वर्जन आता है, ये ऑ द पार्फूम है। इसमें लगभग
15 से 20% हो सकता है पारफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप पारफ्यूम देखें तो अब ब्लू द चैनल का जैसे ये है EDT, लेकिन ये है पारफ्यूम। पारफ्यूम में लगभग 20 से 25% तक कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, आपका परफ्यूम का रेशियो हो सकता है। अब एक्सट्रे दे पारफ्यूम क्या होता है, ये जैसे निशानी का ये हाची बात है, इसमें लगभग 25 से 30% तक पारफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। तो ये पूरा डिपेंड करता है इनकी रेशियो पे, कितना इनमें अल्कोहल, कितना परफ्यूम ऑयल का, एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल है, बस यही डिफरेंस है। और कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किसी परफ्यूम को किस तरीके से बना रही है। अगर आप यहीं पे एग्जांपल देखें तो एक है EDT और एक है इंटेंस, लेकिन इंटेंस जो है वो है ऑदे पारफ्यूम, ये है EDT। तो ये फ़र्क है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से उस फॉर्मुलेशन को क्रिएट कर रहे हैं। लेयरिंग क्या होती है, किसी भी 2 या 3 परफ्यूम को अगर आप एक समय पे इस्तेमाल करें तो उसे लेयरिंग कहते हैं। और ये भी है कि आपका चॉइस है, अगर आप सिर्फ एक परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं, खुशबू पसंद है तो कर सकते हैं, लेकिन लेयरिंग का मज़ा ये है कि आप एक यूनिक खुशबू बना सकते हैं। और ऐसा भी है कि आप किसी परफ्यूम के परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस कर सकते हैं। कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ टॉप नोट स्ट्रॉन्ग होता है, मिडल नोट या बेस नोट जो होता है वो बहुत खास नहीं होता और जल्दी से उड़ने लगता है, उसकी लॉन्जिविटी कुछ खास नहीं होती। तो आप उसको लेयर कर सकते हैं किसी ऐसे परफ्यूम से जिसका मिडिल नोट और बेस नोट स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। लेयरिंग करते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप सिमिलर कैटेगरी या सेम फैमिली में कोई परफ्यूम लेयर करें। अगर कोई सिट्रसी परफ्यूम है तो उसको कोई फ्लोरल या फिर वुडी परफ्यूम के साथ लेयर किया जा सकता है। कोई लेदर बेस परफ्यूम है तो उसको किसी ऊद बेस या फिर इंटेंस कोई मस्की परफ्यूम के साथ लेयर किया जा सकता है, ताकि वो अच्छे से मिल जाए, एक अच्छे से उनका जब ड्राई डाउन की तरफ वो जाएं तो एक अच्छी खुशबू आपको मिले। मेरे ऊपर किसी परफ्यूम की खुशबू अलग क्यों है और किसी और इंसान पे वो खुशबू अलग क्यों है, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपके स्किन केमिस्ट्री पे, क्योंकि हम सभी इंसान का स्किन अलग है, हम अलग तरीके से स्वेट करते हैं, हमारे केमिस्ट्री अलग है। इवन अगर मैं सच कहूँ तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन का एक स्किन केमिस्ट्री डिफरेंट होता है। तो अगर आप कोई परफ्यूम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके कोई दोस्त हैं अगर वो इस्तेमाल करें तो सिमिलर खुशबू मिलेगी। तो काफ़ी कुछ जो खुशबू होती है स्किन केमिस्ट्री पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो आपके खुशबू से मिल करके एक खुशबू बन रही है। सिग्नेचर स्मेल क्या होती है, कोई भी ऐसी खुशबू जिससे आप पहचाने जाएं, एक आपकी स्पेशल खुशबू। ऐसा नहीं है जो लोग परफ्यूम नहीं लगाते उनकी खुशबू नहीं होती, नहीं, हर इंसान की एक खुशबू होती है। लेकिन अगर आप कोई इस्तेमाल कर रहे हैं परफ्यूम और उसको इमेजिन करिए गर्मी के दौरान आप एक ही परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं और उससे आपकी पहचान बन जाए, तो वो आपकी सिग्नेचर स्मेल है। यही सेम चीज़ होती है ठंडी के दौरान, अगर ऑल वेदर आप कोई परफ्यूम लगा रहे हैं तो वो आपकी खुशबू बन सकती है। मुझे अपने परफ्यूम की खुशबू कुछ देर बाद क्यों नहीं आती, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ होती है। इसे नोज ब्लाइंड कहते हैं या अनोज़मिया कहते हैं, साइंटिफिक टर्म इसका जो है। ये हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। कभी भी आप सोचें, अगर आपको एक स्मेल हमेशा ट्रिगर करे तो आपका जो बॉडी है वो हमेशा आपको बता रहा है कि यार ये नई खुशबू है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर एग्जांपल दूँ तो आप कभी भी कहीं जाते हैं और लौट के आते हैं कुछ दिनों बाद, वेकेशन के बाद अपने घर, तो आपके घर की एक खुशबू होती है, लेकिन मुश्किल से 5 या 10 मिनट बाद वो खुशबू मिल जाती है, घुल जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि खुशबू हमेशा से वहाँ पे थी, लेकिन आपके बॉडी, आपके सेंसेस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सेम चीज़ होता है जब आप कोई परफ्यूम लगाते हैं, तो अगर मुश्किल से आधे 1 घंटे बाद ऐसा हो सकता है कि आपकी नोज़ ब्लाइंड हो रही है, आपकी नोज़ उसको अब एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे में कि मैं थोड़ा दूर अपने गर्दन के पीछे या फिर बैक साइड पे परफ्यूम स्प्रे करूँ, ताकि जब भी मैं मूव करूँ तो उस परफ्यूम की खुशबू मुझे महसूस हो और मेरा नोज़ ब्लाइंड ना हो। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत करीब आप लगाएं, और ऐसा भी होता है, ये इंसान पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन। थोड़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग नोज़ ब्लाइंड नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं एवरेज मानता हूँ अपने आप को, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ परफ्यूम के साथ मैं हो जाता हूँ, कुछ पर्टिकुलर नोट्स के साथ मैं हो जाता हूँ, जैसे पाइनएप्पल के साथ, और ऐसा होता है रोज़ के साथ भी। मैं कुछ देर बाद ऐसा होता है कि मेरा नोज़ थोड़ा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनको आपकी खुशबू नहीं आएगी।
जब भी आप मूव करेंगे तो आपका जो सियाज है, आपका जो बबल है, उन तक आपकी खुशबू को पहुंचाएगा। मैं कैसे किसी एक्सपायर्ड परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकता हूं? देखिए, एक्सपायरी जो है वो सिर्फ ऑन पेपर हुई है। परफ्यूम तब तक ख़राब नहीं है जब तक उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं हुए हैं या फिर उसकी जो कलर चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपायर्ड परफ्यूम है तो आप उसको कपड़े पे लगा सकते हैं, आप उसको बालों पे लगा सकते हैं, क्योंकि बाल हमारे जो हैं वो डेड सेल हैं। आप कोम पे, कंघी पे स्प्रे करके आप अपने आप को कोम कर सकते हैं बालों को, तो उससे खुशबू रिटेन रहेगी। स्कैल्प पे ना करें क्योंकि अल्कोहल होता है तो ड्राई हो सकता है आपका स्कैल्प, लेकिन कपड़ों पे स्प्रे करके आप इंजॉय कर सकते हैं किसी एक्सपायर्ड परफ्यूम को। मेरा क्या मतलब होता है जब भी मैं कहता हूँ कि अगर एक फ़ीमेल कॉन्फिडेंट है किसी भी परफ्यूम को कैरी करने के लिए, देखिए पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी मुश्किल से 150 साल हुए हैं जब फ्रेग्रेंस में, खुशबू में ये डिस्टिंक्शन हुआ है कि मेल की खुशबू कौन सी है या फीमेल की। उससे पहले परफ्यूम जो होते थे उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था, जेंडर डिफरेंस नहीं था। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर आप किसी भी खुशबू को आप पसंद करते हैं, डजेंट मैटर वो लेदर है, ऊद है, डजेंट मैटर वो कितना इंसेंस उसमें है, अगर आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, कोई भी है, अगर आपको खुशबू पसंद है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि आप सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं, आपको लोग जज कर रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, आपको ये भी बोल सकता है कि उनको खुशबू नहीं पसंद आ रही है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस की जो बात है वो मेरे अंदर होनी चाहिए। क्या मैं इस खुशबू को कैरी करना चाहता हूँ? क्या मैं चाहता हूँ कि सामने वाले को अगर ये खुशबू आ रही है तो उनके मन में क्या चलेगा? तो सिर्फ इस छोटी सी चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस वाली बात आती है। अदरवाइज़ खुशबू तो एक बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है। आपको जो भी खुशबू पसंद आए उसको लगाएं, एंजॉय करें। नीश परफ्यूम्स क्या होते हैं? अब देखिए, ये एक बड़ा ऐसा टर्म है जिसको आज के डेट में बड़ा कॉमन कर दिया गया है कि महंगे परफ्यूम, 20, 25, 30 हज़ार के जो परफ्यूम होते हैं, रोजा, क्रीड, ये सब यही नीश परफ्यूम है। मैं पर्सनली नहीं मानता। नीश कोई भी चीज़ है जो कि यूनिक हो, स्पेशल हो, अलग हो। अगर एग्जांपल देना हो तो अब ये परफ्यूम बहुत महंगा नहीं है, बेंटली का। ये एक नीश क्वालिटी है, नीश जूस है इसका। अगर आप अनक्रे नोयर का अला एक्सट्रीम देखें तो ये भी एक नीश परफ्यूम है। अगर आप इवन मैं कहता हूँ कि मस्किनो का ये टॉय बॉय है, ये भी एक नीश परफ्यूम कह सकते हैं इसको। दाम डिफाइन नहीं करता किसी नीश क्वालिटी का। एक अरमाफ जैसी कंपनी भी क्लोन बनाते हैं, अगर वो कोई यूनिक परफ्यूम बना दें तो वो भी नीश कहलाएगा। लेकिन हाँ, बेशक थोड़ा हम कतराते हैं कहने में, क्योंकि नीश जो शब्द है वो जुड़ चुका है सभी महंगे परफ्यूम से। और अक्सर वही तो आप सोचें तो रिस्क भी लेते हैं, अलग चीज़ बनाते हैं। जब क्रीड अवेंटस बना था, जो इतना चर्चित है, जब वो बना था तो यूनिक था। मैं पर्सनली अब उसे नीश नहीं मानता। हाँ, दाम में वो नीश है, लेकिन अब उसका डीएनए बहुत कॉमन हो चुका है। तो ये समझना पड़ेगा, कोई भी अलग चीज़, यूनिक चीज़ नीश कहलाती है। मैं कैसे पता करूं कि मेरा परफ्यूम एक्सपायर हो गया है या ख़राब हो चुका है? दो अलग चीज़ें हैं। एक्सपायर ऑन पेपर होता है तो आप बॉक्स पे या बॉटल पे देख सकते हैं, लेकिन ख़राब इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर ऐसा होता है कि परफ्यूम का जूस अगर आपको थोड़ा गाढ़े रंग का दिखे या फिर जूस भी गाढ़ा हो गया है और स्प्रे करने के बाद आपको अनप्लेजेंट खुशबू आए, तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि परफ्यूम बिगड़ गया है। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है, अगर किसी परफ्यूम का रंग धीरे धीरे थोड़ा डार्क हो रहा है तो उसको जल्दी इस्तेमाल करके ख़त्म कर दें, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो टेक्निकली ऑक्सीजन उसमें जा रहा है और वो बिगड़ रहा है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कोई परफ्यूम कैसे ख़राब हो रहा है। क्या कोई परफ्यूम मेरे मूड को चेंज कर सकता है? बेशक कर सकता है। जिस तरीके से एक अच्छा स्वाद, खाना आपका पेट भर देता है, आपको अच्छा महसूस कराता है, आपकी भूख को मिटाता है, उसी तरीके से एक अच्छी खुशबू जो होती है, ऐसा हो सकता है कि आपको एनर्जेटिक फील करा दे। जिम के दौरान अगर आप कोई स्पोर्ट्स वाले परफ्यूम लगाएं तो आपको और थोड़ा पुश कर सकते हैं। डेट के दौरान कोई कोजी, इन्वाइटिंग सी खुशबू वाला परफ्यूम लगाएं तो आपको अच्छा महसूस करा सकते हैं, सेंशुअल फील करा सकते हैं। इसी तरीके से डेली इस्तेमाल के लिए सिट्रसी, फ्रेश परफ्यूम आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं। और साइंटिफिकली भी इस टॉपिक पे रिसर्च किया गया है, जिसको एरोमोकोलॉजी कहते हैं। इसमें पाया गया है कि एक अच्छी खुशबू आपके मूड को चेंज कर सकती है। और पर्सनली मैं तो इसको बहुत मानता हूँ। मैं दिन पे डिसाइड करता हूँ कि दिन में कौन से परफ्यूम को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, या रात को, इवनिंग में। मैं सोते वक्त भी बहुत से ऐसे परफ्यूम हैं जो प्लीजिंग हैं, तो मैं उसको तकिए पर अप्लाई कर लेता हूँ या पे अपने गर्दन के साइड में, तो उससे मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं क्या कर सकता हूँ अगर मुझे परफ्यूम से एलर्जी है? देखिए, इसमें दो किस्म का एलर्जी हो सकता है। एक तो स्किन पे हो सकता है और दूसरा खुशबू।
आपके नाक में ऐसा आपको सेंसिटिव हो, आपको इरिटेट करता हो, तो स्किन वाली जो एलर्जी है वो थोड़ी आसान है। उसमें आप कपड़ों पे स्प्रे कर सकते हैं परफ्यूम को, आप किसी कॉटन बॉल पे स्प्रे करके आप अपने जेब में रख सकते हैं परफ्यूम को, या फिर जिस तरीके से इत्र या अतर को रखते हैं कान के पीछे रख सकते हैं, एक ये तरीका है। बालों पे स्प्रे कर सकते हैं, स्किन पे आपके नहीं स्प्रे कर रहे हैं तो आपको एलर्जी नहीं होगी। और अगर आपको खुशबू से एलर्जी होती है, आपको नोज़ में इरिटेशन होता है, तो आप ऐसे परफ्यूम को चुनें जो सॉफ्ट हो, जो बहुत ही ऐसे सिंथेटिक ना हो, हार्श ना हो, ज़्यादातर नेचुरल एसेंशियल ऑयल या नोट्स का इस्तेमाल करें। और ये भी है, सच्चाई ये है कि अगर आपको अल्टीमेटली एलर्जी होती है तो फिर आप अनफॉर्चुनेटली परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम समझौता नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि कितना एलिमिनेट करें इन एलर्जीज़ को। मैं कैसे पता करूं कि मुझे किस नोट से एलर्जी है या फिर किस नोट से एलर्जी हो सकती है? इसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। वो पैच टेस्ट करते हैं, वो पैचेस यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों का। तो स्किन पे वो एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं। वो एलर्जेंस का आपको बता सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर केमिकल से एलर्जी है या फिर कुछ सिंथेटिक मॉलिक्यूल से एलर्जी है, और आप उसको मैच कर सकते हैं एज़ पर दी परफ्यूम रेगुलेशंस। इन परफ्यूम कंपनीज़ को अपने बॉक्सेस पे अगर कोई भी ऐसे एलर्जेंस हैं उनको मेंशन करना होता है, तो आप मैच कर सकते हैं। आप ख़रीदने से पहले आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर नोट का। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ कुछ केमिकल्स, कुछ सिंथेटिक ऐसे नोट्स होते हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। पर्सनली मैंने ऐसा महसूस किया है कि अगर एम्ब्रोक्सिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हार्श हो, क्योंकि सिंथेटिक कंपाउंड है, तो उससे भी मुझे कभी कभी एलर्जी महसूस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 100% एलर्जिक हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अगर पहले से पता करें, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। रिफॉर्मुलेशन क्या होता है? देखिए, किसी भी परफ्यूम की बनावट को अगर बदला जाए, इसमें दो चीज़ें होती हैं वैसे। कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि कंपनी को रिफॉर्मुलेशन करना ही पड़ता है। पहला जो रीज़न होता है, मान लीजिए कोई नोट है, कोई इंग्रेडिएंट है, काफ़ी महंगा हो गया, अगर कार्डमम बहुत महंगा हो गया, इलायची, तो वो कोशिश करेंगे उसको एलिमिनेट करके किसी रिप्लेस करें, कोई सब्सटीट्यूट इस्तेमाल करें। अब जैसे एम्बरग्रीस है, एम्बरग्रीस स्पर्म व्हेल के एक्सक्रीशन से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बहुत महंगा नोट है। तो अब अगर कोई परफ्यूम पहले इस्तेमाल कर रही थी, और ये भी है कि कोई नोट अगर बैन हो गया, एम्बरग्रीस काफ़ी कंट्रीज़ में बैन भी है, उसका तस्करी भी होता है, तो ऐसा हो सकता है कि अब क्या करें? तो एम्ब्रोक्सिन का इस्तेमाल करेंगे, कुछ सिंथेटिक नोट बनाएंगे, या फिर किसी दूसरे नोट से रिप्लेस करेंगे कंपनी। इसको तो रिफॉर्मुलेशन कहते हैं। रिफॉर्मुलेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अक्सर बुरा ही होता है, क्योंकि जब रिफॉर्मुलेशन होता है तो हम उस ओरिजिनल खुशबू को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंपनी, तो वो सब्सटीट्यूट्स यूज़ कर रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि खुशबू एग्जैक्ट वैसी ना हो, या फिर परफॉर्मेंस डगमगा जाए। पहले 7-8 घंटे मिल रहे हैं आसानी से, अब हो रहा है कि 4 से 5 घंटे ही लॉन्जिविटी मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ होती है कि कुछ 1-2 इंग्रेडिएंट जहाँ पर रेगुलेशन की प्रॉब्लम ना हो, बस ये है कि कुछ महंगा हो गया, उसको फ्रैक्शनेशन कहते हैं। वो बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है, वो रिफॉर्मुलेशन नहीं होता। उसमें ऐसा होगा कि अच्छा ठीक है, ओक मॉस, एक पर्टिकुलर ओक मॉस महंगा हो गया, तो हम दूसरे किस्म का ओक मॉस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिफरेंट नोट्स में भी काफ़ी डिफरेंट सिमिलर नोट्स होते हैं। अब जैसे गुलाब है, रोज़ है, पता नहीं टर्किश रोज़ होता है, इंडियन रोज़ है, पता नहीं कितने किस्म के गुलाब हैं। तो अगर गुलाब भी उन्होंने चेंज कर दिया नोट्स में, तो उसको फ्रैक्शनेशन कहते हैं, उसको रिफॉर्मुलेशन नहीं कहते। क्या परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन EDT या EDP से बेहतर परफॉर्म करता है? देखिए, ऑन पेपर्स तो करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेशियो जो है ऑयल का, परफ्यूम ऑयल का, एसेंशियल ऑयल का, उसमें इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज के डेट में कंपनीज डिफरेंट तरीके से परफ्यूम्स को बनाती हैं। नोट्स पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, कॉम्पोजिशन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर कोई सिंथेटिक नोट है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा कॉम्बिनेशन है नोट्स का, अगर अच्छे से मेल खा रहा है टॉप, हार्ट या बेस, तो एक EDT भी परफ्यूम से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अक्सर ये होता है कि EDT सबसे अच्छा प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि उसमें टॉप नोट काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि अल्कोहल का उसमें ज़्यादा इस्तेमाल है, तो वो जल्दी इवोपरेट होता है शुरुआती घंटों में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परफ्यूम ही सबसे ज़्यादा टिकता है या परफॉर्म करता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए, और कोई अगर सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगती है कि एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है, तो आप मुझे
बेशक कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आगे चल के उसको सुधारूँ। तो चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।